Yes, good morning everyone. Good morning beta, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. हम लोगों ने कल फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ली थी अपनी। 8 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट किया था। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग गए थे, जहां हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखना सीखा था और डायमेंशन की एप्लीकेशंस देखी थी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था। काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट जो है वो है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 1D मोशन, एंड देन मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम लोगों ने 1D तो पहले पढ़िया, फिर हम लोगों ने उसके बारे में 2D और 3D के बारे में समझा, एंड वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में एनालिसिस किया। देन फिफ्थ चैप्टर आया आप लोगों का डायनामिक का पार्ट। जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक जो पार्ट है, मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक पार्ट होता है उसमें रीजन ऑफ मोशन नहीं पता होता है, लेकिन डायनामिक में रीजन ऑफ मोशन पता होता है हम लोगों को। तो फिफ्थ चैप्टर के बारे में एनालिसिस किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देन हम लोग चैप्टर नंबर 6 में मूव किया था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देन चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, एंड लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। आप लोग पढ़ना भाई, वहां तक अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बता दो अभी मुझे, है कोई प्रॉब्लम? यस और नो? बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम? नो? चलो, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 2 जो है वहां पर आप लोगों के थ्योरी पार्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट और जो डेरिवेशन पार्ट है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट बुक के कम है। तो थियोरेटिकल है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहां पर जिन लोगों को डर लगता है डेरिवेशन पार्ट से, वो पार्ट सेकंड में अच्छा स्कोर करते हैं। तो वो कंपैरेटिवली आप लोगों का दोनों का मिलाकर के क्यूमुलेटिव सही हो जाता है, ठीक है ना। तो पार्ट सेकंड काफी इजी है, थियोरेटिकल है, बस समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्चुअल तो ये भी रहेगा, फिजिक्स पूरी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो वहां पर फर्स्ट बुक में कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन है, यहाँ ओनली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी है। तो आप लोगों को थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगना चाहिए। करते हैं स्टार्ट आज पार्ट 2 हमारा। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 है बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में वही, मैं आप लोगों को हमेशा से वही अपना ट्रेंड रहा है कि चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर में एक्चुअली में करना क्या है। वो अगर एम क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तब आप लोगों को चैप्टर इजीली समझ में आता है। देखो, वर्ड से समझो, ये मैकेनिकल वर्ड, मैकेनिकल वर्ड क्या मैकेनिक्स से रिलेटेड है क्या? मैकेनिक्स वही स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। किसके बारे में स्टडी करी हम लोगों ने वहां पर? हम लोगों ने वहां स्टडी करी डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एट लास्ट फोर्स। मतलब अगर हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आया होगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी तब निकलती है जब पोजीशन चेंज होती है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब आप लोगों ने F का नाम ले लिया, इट मींस ये तो आप लोगों के पास में रहा ही होगा। अब उसके बारे में क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्ड का मतलब आप लोग क्या रिलेट करोगे कि सर मैकेनिकल वर्ड जो होगा वो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड है। क्लियर? अब उस फोर्स की प्रॉपर्टीज कब आएगी? जब वो सॉलिड पे लगाया जाए। तो सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पढ़ रखा है। तो सॉलिड जो है, उस सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, उसका एनालिसिस ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो लिखेंगे अगर हम लोग, देखो फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, उसमें मैंने आपको समझाया था फिजिक्स की डिफाइन। चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन, मैंने आपको समझाया यूनिट किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं।
फिर प्लेन के बारे में, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताया, फिर वर्क पावर एनर्जी की डिफाइन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की डिफाइन और ग्रेविटेशन की डिफाइन। वैसे ही सेम यहां पर भी वही इंट्रोडक्शन है ना। तो हर बार आप लोग चैप्टर पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन देखते हो और उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो लिखते हैं इंट्रोडक्शन में हम लोग, टू स्टडी अबाउट द external force, to study about the external force acting on a body, acting on a solid body, then it is called mechanical properties of solids। ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है, टू स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कहां लग रहा है, एक्टिंग ऑन ए सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कि कितना चेंजेस हो रहा है, साइज और शेप वही रहता है क्या, उसकी रेडियस में कोई फर्क आता है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फर्क आता है क्या, अच्छा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते क्या है, उस फोर्स में इंटरनली फोर्स को क्या कहते हैं, एक्सटर्नली फोर्स को क्या कहते हैं, उसकी लेंथ में कोई फर्क आता है क्या, बहुत सारी चीजें हैं, वॉल्यूम में कोई फर्क आता है क्या, उन सब चीजों का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा हम लोगों ने, टू स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड बॉडी, दैट इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब बात आ गई है सॉलिड की, तो सॉलिड के नेचर की बात करेंगे कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके कितने नेचर होते हैं। तो दो नेचर होते हैं मेनली, एक होता है सॉलिड सब्सटेंसेस का नेचर इलास्टिक नेचर, एक होता है उसका प्लास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर कैसा होता होगा, आप लोगों को सबको पता है, इलास्टिक मतलब फोर्स लगाओगे और फोर्स को अगर रिमूव कर दिया तो वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगा। प्लास्टिक क्या होगा, प्लास्टिक की बॉटल है मान लो बिस्लरी की, क्या होता है, जैसे फोर्स लगाया क्रश किया उसको, वापस अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रीगेन नहीं कर सकता, मतलब वो प्लास्टिक नेचर होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के नेचर की। ओके, तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो, देन अब हम लोग आगे चलते हैं इसके। डन। नेक्स्ट है इसमें नेचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। मेनली दो नेचर है सॉलिड सब्सटेंसेस के। फर्स्ट वन इज इलास्टिक बिहेवियर या इलास्टिक नेचर, और सेकंड है यहां पर प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक नेचर। ओके, क्या फर्क होगा, इलास्टिक को किसको बोलते हैं हम लोग, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स is applied on an object, when the external force is applied on an object, then object change its size and shape, but when force is removed, then it regain its original size and shape, then it is known as elastic substances। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। कौन सी प्रॉपर्टी, कि जब फोर्स लगाते हैं तो साइज और शेप चेंज हो जाए, फोर्स हटा लेते हैं तो वापस ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाता है। यही प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की, वही उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर। नाउ
हम लोग मूव कर रहे हैं प्लास्टिक पर, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा बेटा, सेम डिफाइन चलेगी, क्या हो जाएगा, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट change its size and shape, but after removal of force, it does not regain its original size and shape, then it is known as प्लास्टिक, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे इलास्टिसिटी होता है वैसे ही प्लास्टिसिटी होता है। ओके, तो इलास्टिक व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इट्स साइज एंड शेप एंड रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। यहां पर does not regain its original size and shape, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोनों में, क्लियर है ना। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आप लोगों के लिए क्लियर होगा कि सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैकेनिकल का वर्ड है फोर्स लगाओ, तो फोर्स लगाने से जो सॉलिड में चेंजेस हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करना है इस चैप्टर में। फिर सॉलिड सब्सटेंसेस के नेचर कौन से होते हैं, नेचर का एनालिसिस करना है, प्रॉपर्टीज का, तो नेचर देखते हैं, तो दो लेवल के नेचर है, एक होता है इलास्टिक नेचर, एक होता है प्लास्टिक नेचर। दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। अब इलास्टिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स, जैसे रबर है, होता है रबर, रबर में क्या है, रबर को फोर्स लगाया, साइज और शेप चेंज हो गई, वापस अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा, फोर्स हटा लो। ऐसे ही वैक्स है, जो मोम होता है ना, उसमें भी ये होता है, खींचो उसको फिर छोड़ो। स्प्रिंग होती है, खींचो छोड़ो। अब आप लोग ये चीज यहां पे कंडीशन मत लगा देना कि सर उसको एक्सेस में खींच लेंगे तो ब्रेक भी हो जाएगा, डेफिनेटली ब्रेक होगा। उसकी कंडीशन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो जहां पर आएगा कि वो क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग इनिशियल फेज में है, तो धीरे धीरे चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली आप लोगों को एग्जांपल्स यही एक्सेप्ट करने हैं, स्प्रिंग है, रबर है, वैक्स है, स्पंज होता है, वो है। प्लास्टिक में जितने भी सब्सटेंस देख सकते हो आप लोग जिनका साइज और शेप चेंज हो जाए, ये मार्कर है, फोर्स लगाओ उसका साइज और शेप चेंज कर दो, प्लास्टिक नेचर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं प्लास्टिक के, क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखना भी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहां पर स्ट्रेस। ये क्या वर्ड है, देखना, स्ट्रेस क्या होता है, द फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आएगा, अरे सर सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, वो तो प्रेशर होता है भाई, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो सर स्ट्रेस और प्रेशर क्या एक ही होते हैं क्या, ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों को अपने में क्रिएट नहीं करना है। दोनों एक नहीं होते हैं, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, तो वो फर्क हम लोगों को देखना है। तो फर्क क्या है बेटा, वो देखने वाली चीज है। आप लोगों को ये समझना है कि दोनों फोर्सेस में, दोनों स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या होता है। देखो, लेट्स सपोज एक सब्सटेंसेस है, कोई सा भी नेचर हो सकता है इसका, चाहे इलास्टिक हो चाहे प्लास्टिक हो, हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इसका पर यूनिट एरिया ये है,
टोटल एरिया इसका ए ले लिया, पर यूनिट मतलब एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। पर यूनिट एरिया का मतलब यही होता है ना भाई, क्लियर है ना आप लोगों को? पर मतलब डिवाइडेड, यूनिट मतलब 1, एरिया तो एरिया 1 यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कंप्लीट। अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो अब अगर मैं इस पे बाहर से फोर्स लगाऊं यहां पर, तो फोर्स लगाते ही बेटा क्या होगा, इसका साइज एंड शेप चेंज हो जाएगा। हो सकता है ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाए, तो अंदर की तरफ प्रेस हो गया तो दब जाएगा अंदर से। तो जो एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है ना, उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, जो एक्सटर्नली लगा है, बाहर से लगा है, उसको बोलते हैं प्रेशर। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक फोर्स और लगेगा जो हमने नहीं लगाया है, जो इसकी सरफेसेस खुद लगाएगी। वो फोर्स क्या करेगा, इसको वापस उसी जगह लगेगा पर यूनिट एरिया पर, जो इसको अगेन ओरिजिनल साइज एंड शेप में लाने की कोशिश करेगा। तो इसको अगेन जो उसके ओरिजिनल साइज एंड शेप में लाने की कोशिश कर रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं क्या, स्ट्रेस। आया समझ में? आया? तो स्ट्रेस क्या है, उसको वापस लेके आ रहा है, मतलब रीस्टोर कर रहा है। तो अब इस वर्ड को लिखना गलत हो गया ना, द फोर्स। अब देखना क्या वर्ड आएगा, द रीस्टोरिंग फोर्स। द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। हो गया डिफरेंस क्लियर? कोई दिक्कत बोलो? नहीं है ना? अब देखो उसका परफेक्ट एग्जांपल और दे सकते हैं। आप लोगों को आपके टीचर्स, पेरेंट्स प्रेशर करते हैं एग्जाम में, पढ़ो 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 पढ़ो। प्रेशर है, बाहर से लगा रहा है, कोई और बोल रहा है आपको, क्लियर? और आप लोग उसके चक्कर में अंदर से स्ट्रेस फील करते हो, करते नहीं करते हो? स्ट्रेस कोई बाहर से होता है क्या? स्ट्रेस खुद की प्रॉपर्टी है ना। तो प्रेशर लगता है एक्सटर्नली, स्ट्रेस फील करते हैं इंटरनली। वो रीस्टोर करता है अपने आप को। तो द रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वापस उसी साइज एंड शेप में आने की कोशिश करेगा। तो द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होगा, यही फॉर्मूला होना चाहिए, बट उस प्रेशर की जगह स्ट्रेस लिख देंगे एंड फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया लगा देंगे। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या आप लोगों को? चीज समझ में आ गई ना? तो प्रेशर लगता है एक्सटर्नली, स्ट्रेस लगता है इंटरनली। ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। क्लियर? नाउ फिर वही यूनिट लिखेंगे। तो आप लोगों को यूनिट लिखने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एमकेएस की बात करी जाए आप लोगों से, तो एमकेएस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों से सीजीएस के बारे में बात की जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही बोलता है ना स्ट्रेस, बताओ भाई यूनिट और डायमेंशन, तो आप लोग इजीली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लो उसका एक बार स्क्रीनशॉट। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ले लिया भाई, हो गया काम। अब देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये भी बोलेंगे हम लोग। देखना भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग है यहां पर आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज longitudinal stress, second is bulk or volumetric stress, and third is shear or tangential stress. Clear? So there are 3 types of stress. First one is longitudinal stress, second is bulk or volumetric stress, third is shear or tangential stress. क्या होगा longitudinal stress? देखना बेटा, ध्यान से देखना, समझ में आएगी चीजें आपको। Let's suppose
आप लोगों के पास एक रिजिड सरफेस है, रिजिड सरफेस ऑलवेज इसी तरीके से ड्रॉ की जाती है। इससे एक थ्रेड बांध दिया हम लोगों ने और एक थ्रेड से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर रखा है। ऑब्जेक्ट को यहां से हम लोगों ने फ्रीली अलाइन कर रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो ऑब्जेक्ट का मास m है और उसकी लेंथ अगर l है तो एक वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लगने की वजह से ये जो l लेंथ का वायर है या थ्रेड है ये स्ट्रेच हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। देखो तो ये यहां से बढ़ जाएगा। लेट सपोज इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई डेल्टा l, तो न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी? न्यू लेंथ कितनी आ जाएगी? ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा यहां पर एंड मास तो सेम रहेगा m ही, बट न्यू लेंथ विल बी l प्लस डेल्टा l। क्लियर? तो पहले लेंथ है l, डेल्टा l से इंक्रीज हो गई तो न्यू लेंथ हो गई l प्लस डेल्टा l। मास है ऑब्जेक्ट का m। देखना, ध्यान से देखना, तो क्या ये जो थ्रेड है ये क्या इसी साइज और शेप में रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना। तो वेट फोर्स कहां लगा था? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट फोर्स कहां लगा था? वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन पर यूनिट एरिया। क्लियर? उससे साइज एंड शेप चेंज हो गया। अब उस साइज एंड शेप को अगेन रीस्टोर करना है तो कौन आएगा पिक्चर में? रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स जहां आ रहा है उसी को तो बोलते हैं स्ट्रेस। तो अगर लेंथ के अलोंग लगे ऐसा फोर्स जो इसके लेंथ के अलोंग लगे, देखो वापस आ रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रेस बोलेंगे, जो इसको ओरिजिनल साइज एंड शेप में अगेन लेकर आएगा। तो लेंथ के अलोंग जो लगने वाला स्ट्रेस है उसी का नाम है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। क्लियर? तो क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया which is acting on a L length wire, then it is known as longitudinal stress। तो रीस्टोरिंग वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया अगेन यहां पर, ठीक है ना, वापस लेकर आएगा इसको। क्लियर है ना? तो ये एक्ट होता है एक्टिंग ऑन L लेंथ वायर। क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब बात करेंगे अब हम लोग बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की। क्या होता होगा बेटा बल्क और वॉल्यूमेट्रिक? लेट सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर नहीं मानो तो एक बबल ले लो, ड्रॉप और बबल ले लो, वो भी ले सकते हैं। क्या होता होगा दोनों में फर्क? क्या होता होगा कि लेट सपोज ये इसका यहां से इसको ब्लॉक कर रखा है हम लोगों ने। इसका वर्ड का नाम होता है पिस्टन। इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? ऐसे बोलते हैं कवर होता है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के ऊपर एक कवर रख रखा है। तो कवर जो है वो प्रेशर से ऊपर नीचे मूव होगा, वो अंदर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि अंदर फिल क्या कर रखा है। लेट सपोज हम लोगों ने यहां पर कोई लिक्विड ले रखा है, तो लिक्विड ले रखा है तो उसको अगर हम लोग हीट दें तो हीट दे तो क्या होगा बेटा कि हीट देने से ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर से लिक्विड है वो हीट अप होकर के इसको प्रेशर करेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाएगा। तो प्रेशर जा रहा है कहां पर? ऊपर। लेकिन एक टाइम इंटरवल के बाद में जब ये हट जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसको हटा लो तो वापस ओरिजिनल साइड एंड शेप रीगेन करना चाहेगा, तो वापस एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो उसको वापस नीचे की ओर लेकर आएगा। वो फोर्स जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्ट्रेस। तो पहले अगर वॉल्यूम V है, मान लो ये पिस्टन ऊपर चला जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है डेल्टा V से, तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा? न्यू वॉल्यूम कितना होगा? पहले V था, न्यू वॉल्यूम हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। जैसे यहां पर हो गया था L प्लस डेल्टा L। क्लियर? तो क्या हुआ? रीस्टोरिंग फोर्स है, कहां पर लग रहा है? पर यूनिट एरिया पर लग रहा है। ये मत बोलना पर यूनिट वॉल्यूम पर लग रहा है, यहां भी ये मत बोलना पर यूनिट लेंथ पर लग रहा है। लग तो पर यूनिट एरिया पे ही रहा है। ये पिस्टन का एरिया है, इस पर लग रहा है फोर्स, ना कि लिक्विड पे लग रहा है। पिस्टन को तो नीचे लेके आ रहा है वापस,
तो लग तो पर यूनिट एरिया पे रहा है, लेकिन उसके वॉल्यूम को वापस रीगेन करने के लिए, साइज और शेप को रीगेन करने के लिए। क्लियर है? तो यहां पर जैसे लिखा एक्टिंग ऑन एल लेंथ वायर, वैसे यहां क्या लिखेंगे, एक्टिंग ऑन वी वॉल्यूम लिक्विड। अब देखो, मान लो ये ड्रॉप है या बबल है, क्या होगा, इसके अंदर वाटर फिल है, ड्रॉप है, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा बाहर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो ड्रॉप एंड बबल है ये ब्रेक होना चाहिए। बाहर से प्रेशर होता है, ड्रॉप और बबल देखते होंगे आप लोग, ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बाहर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर इस सरफेस को मेंटेन रखना है तो अंदर से एक फोर्स और लगना चाहिए क्या? यस और नो? वो अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको रीगेन करने के लिए, वही तो क्या है, उसका स्ट्रेस है। और जो बाहर से लग रहा है वो क्या है, प्रेशर है। देखो, ये भी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया। आया ना समझ में? तो लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडल, वॉल्यूम के अलोंग वॉल्यूमेट्रिक और बल्क। अब आता है नेक्स्ट शियर और टेंजेंशियल। ये क्या होता है? लेट सपोज एक आप लोगों के पास में सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये रहा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोगों को 7th चैप्टर में क्लियर कर दिया था कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट रहता है ऑन द सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाता हूं उसके मिड में, तब तो ये पूरा का पूरा मूविंग करेगा। लेकिन अगर मैंने इसके अपर पोर्शन पे अगर फोर्स लगा दिया टॉप पर, तो ये ऐसे झुक जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। अगर मैंने नीचे फोर्स लगा दिया तो ये ऐसे झुक जाएगा। यही तो समझते हो आप लोग? तो यहां पर भी वही काम है, शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या होगा कि अगर हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के यहां फोर्स लगा दे, देखो यहां फोर्स लगा दिया, तो ये नीचे से तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। ये देखो फिक्स ही है, लेकिन ऊपर से इसकी साइज और शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगा किसी ना किसी एंगल से। तो जिस एंगल से यहां पर ये टिल्ट हुआ है, ये रहा, यही तो एंगल है, उस एंगल को ड्रॉ करते हैं थीटा से। ये टेंजेंशियल एंगल होता है, tan थीटा आता है। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये बेस, P और B में रेशो आता है tan थीटा का, इस वजह से इसका नाम है टेंजेंशियल भी बोलते हैं। क्या होगा, अब ये वापस ओरिजिनल साइड एंड शेप में आना चाहेगा। जैसे मार्कर है, मैंने फोर्स लगा दिया इसको, तो सेंटर से अगर पकड़ा हुआ है, देखो फोर्स लगाया, जब तक झुका हुआ है, जैसे फोर्स हटाऊंगा वापस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर फोर्स लगाया मैंने, फिर फोर्स से वापस आ गया। तो ये तो मैंने लगाया एक्सटर्नली, अब हटा दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल साइज शेप में आया नहीं आया? वो अपना ने थोड़ी लगाया है, वो तो इस मार्कर की साइज और शेप चेंज होने की वजह से रीस्टोर हुआ है अभी। तो वही सेम चीज शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस, कि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट अगेन रीस्टोर करता है, रीगेन करता है अपने साइज एंड शेप को, वही स्ट्रेस है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, एंड देन लास्ट वन इज शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है क्या? यहां तक का पोर्शन क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? जल्दी से बोलो। यस? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? बोलो, है क्या दिक्कत? बोलो यहां तक दिक्कत है तो। नो सर। तो बहुत इजी है, सीधी सी बात है। सबसे पहले चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि मैकेनिक्स है क्या। तो मैकेनिकल वर्ड के अंदर ये कहानी याद आनी चाहिए कि फोर्स लगता है, और फोर्स ऑटोमेटिक अपने आप में अंडरस्टूड है कि उसमें एक्सेलरेशन होता ही है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के कारण होता है, वेलोसिटी पोजीशन चेंज के कारण आती है। तो फोर्स के बारे में एनालिसिस करना है, किस पे लगा रहे हैं फोर्स? सॉलिड पर। तो उसकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस जो है वो इस ब्रांच के अंदर करते हैं। देन फिर सॉलिड के बारे में बात, तो सॉलिड की दो प्रॉपर्टी और दो नेचर, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक के बारे में एनालिसिस करा, देन उसके बाद स्ट्रेस के बारे में पढ़ना चालू किया, एंड देन टाइप ऑफ स्ट्रेस पे आज की क्लास हम लोग ओवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, आप लोगों को अभी तक लग भी रहा होगा, इजी चैप्टर्स है काफी, आप लोगों को डरने की बात नहीं है, और पढ़ना। लेकिन ये चैप्टर्स पता है इसमें मार्क्स कहां कटते हैं? इसमें आता सब है बच्चों को, लेकिन इसमें मार्क्स कटते हैं लैंग्वेज में, क्योंकि यहां पर आपको लैंग्वेज जो है वो बहुत प्रॉपर्ली लिखनी पड़ती है। अगर आप लोगों ने
जैसे यहां पर है, आप लोगों ने लिख दिया फोर्स ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। आप लोग कॉन्सेप्ट सब सही समझ रहे हो, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अगर कॉपी में रॉन्ग लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे कटेंगे। यहां नहीं लिख सकते आप लोग फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स तो पर यूनिट एरिया पर ही है, वॉल्यूम पर ही है, उसके स्ट्रेस जो शेयर है वहीं पर ही है, लेकिन फर्क कहां है कि उसमें देखना पड़ेगा कि लेंथ के अलॉन्ग है, वॉल्यूम के अलॉन्ग है, टेंजेंट के अलॉन्ग है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पर डिफाइंस में वर्ड्स आएंगे और वो वर्ड्स कैचिंग वर्ड्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिफाइंस और प्रॉपर थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ढंग से करना इन सब चीजों को। इसके आगे अब हम लोग कल मिलेंगे, कल करेंगे इसके आगे। ओके, गुड डे।